हेलो जी। आज के पहले वीडियो में बात कर लेते हैं वासा डेंटिसिटी के बारे में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है। इसको समझ लेते हैं ये काम किस तरीके से करता है, क्या मार्केट का आपकी कंपनी है, अभी का क्या गाइडेंस चल रहा है मैनेजमेंट का, कितने पेज को डिलीवर कर रहे हैं, Q1 का रिजल्ट कैसे रहा, ये सारी चीजें हम इस वाली वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं कंपनी के मार्केट कैप से। तो रफली रफली 900 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है, तो छोटा सा कंपनी, 900 करोड़ मार्केट कैप। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रोथ फिगर्स क्या हैं। हम इतनी बात करते हैं ग्रोथ की, ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बट यहाँ हमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ने अपना रेवेन्यू बढ़ाया बाय 52% ओवर अ वाई लेवल, मतलब धमाकेदार रेट ऑफ ग्रोथ। अगर मैं पैट की बात करूं, बॉटम लाइन की बात करूं, तो बॉटम लाइन इनका बढ़ा बाय 35% ओवर अ वाई लेवल। तो ये भी बहुत जबरदस्त है। बट इसके बाद भी आपको स्टॉक चलता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि मैनेजमेंट का गाइडेंस इससे भी ज्यादा कर रहा है। तो इससे हमें एक चीज समझ में आती है, कभी भी कोई भी नंबर हमें एब्सोल्यूट बेसिस पे नहीं देखना है। अगर कोई कंपनी 10% ग्रोथ कर रही है उसको भी एब्सोल्यूट बेसिस पे नहीं देखना है, और कोई कंपनी 50% ग्रोथ कर रही है उसको भी एब्सोल्यूट बेसिस पे नहीं देखना है। कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दे के रखा था, ग्रोइंग बिटवीन 70 to 75% फॉर द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। ये कंपनी का गाइडेंस था। बट कंपनी ने डिलीवर कितना किया? पिछले साल उन्होंने 40% के आसपास का ग्रोथ डिलीवर किया था, और Q1 में इन्होंने 52% के आसपास का ग्रोथ डिलीवर किया। तो अभी भी वो अपने गाइडेंस को बीट नहीं कर पा रहे हैं या गाइडेंस को मैच नहीं कर पा रहे हैं। इसी की वजह से आपको देखने को मिलेगा स्टॉक प्राइस नहीं चल रहा है। तो हर हर समय हमें एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेके चलना पड़ेगा कि भाई मैनेजमेंट ने इतना बोला था, इतना किया। तो अगर ये कंपनी 40% का बोलता, 50% करता, तो मैनेजमेंट गाइडेंस को एक्सीड करता, तो वो बेहतर होता स्टॉक के लिए। ना कि अभी जो सिचुएशन है कि मैनेजमेंट ने 70-75% बोला और डिलीवर सिर्फ 52% के आसपास किया। अभी देखो, अभी भी मैनेजमेंट अपना गाइडेंस चेंज नहीं किया है। मैनेजमेंट अभी भी उतना ही बुलिश है कंपनी के बिजनेस मॉडल पे। मैनेजमेंट को अभी भी आगे चल के कोई दिक्कत आता हुआ लग नहीं रहा। अब ये हुआ क्यों, इसके बारे में भी समझेंगे। बट पहले ये समझ लेते हैं काम क्या करता है, धंधा क्या करता है, बिजनेस मॉडल क्या है। तो देखो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है। प्लेटफॉर्म प्लस लॉजिस्टिक मिला के इनका बिजनेस मॉडल चलता है। अब अगर हम देखें, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म प्लस लॉजिस्टिक कंपनी कौन सा है? Amazon। कि भाई आपके घर पे हर चीज डिलीवर कर रहा है। वो आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लो, ग्रोसरी आइटम ले लो, और कोई दूसरी तरीके का आइटम ले लो, चाहे फैशन हो गया, ब्यूटी हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, सब कुछ कर रहा है वो। तो वो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म प्लस लॉजिस्टिक बिजनेस हो गया। उसी के साथ साथ अगर आप एक नीश सेगमेंट में घुसते हो तो आपको एक एक कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो जैसे अमेज़न को टक्कर दिया नायका ने, अमेज़न को टक्कर दिया मिंत्रा ने। ये कैसे दे पाए? क्योंकि एक सेगमेंट पकड़ा, सारी चीजें करने की कोशिश नहीं करी। कभी भी मिंत्रा ने ये नहीं करने का कोशिश किया कि हम आपके घर पे दाल चावल आटा ये सब पहुंचाएंगे। ना कभी नायका ने ये कोशिश किया। इन दोनों ने अपने अपना एक सेगमेंट पकड़ा। नायका ने पकड़ा ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक वाला सेगमेंट और उसमें पूरा स्केल कर गया। तो अगर आप किसी से भी पूछोगे तो नायका से वो क्यों प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ Amazon, कि भाई उनकी नायका की ब्यूटी और कॉस्मेटिक वाले सेगमेंट में एक अच्छा ब्रांड बना लिया। वो लोगों को ट्रस्ट है नायका के ऊपर कि अगर मैं कोई भी आइटम नायका से मंगा रहा हूँ तो उसमें मेरे को फ्रॉड फ्रॉड देखने को नहीं मिलेगा, कि कहीं कोई भी मतलब कंपनी का नाम बना के नकली माल नहीं देखने को मिलेगा, मेरे को ओरिजिनल आइटम ही मिलेगा। तो नायका ने अपना एक नीश सेगमेंट पकड़ा और उसके ऊपर ये प्लेटफॉर्म और लॉजिस्टिक का बिजनेस सेटअप कर लिया। मिंत्रा ने क्या किया? मिंत्रा ने फैशन को एक अपना नीश बनाया और उस पे ये प्लेटफॉर्म और डिलीवरी का, लॉजिस्टिक का बिजनेस पकड़ लिया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री को पकड़ रहे हैं, और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो डेंटिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो सारा काम करने की कोशिश करते हैं। तो डेंटिस्ट को कोई भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो ये उसको सप्लाई करने का काम करते हैं। अब वो चाहे आपकी रिक्वायरमेंट हो कोई कंज्यूमेबल्स की, कोई बड़ी-बड़ी मशीनरी की, या और किसी तरीके के इक्विपमेंट की, ये लोग वो चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो पूरी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आप देखो कितने सारे प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेसेज़ हैं। आपके पास टाटा 1mg है, उसके बाद आपके पास दवा दोस्त है, उसके बाद आपके पास मतलब पचासों तरीके के आपको ऑनलाइन मेडिसिन वाले प्लेटफ़ॉर्म देखने को मिल जाएँगे कि आप उनसे ऑनलाइन मेडिसिन मंगाओ और वो आपको डिलीवर कर देंगे। बट कोई भी आपको एकदम नीश पकड़ के काम करता हुआ नहीं देखने को मिलेगा कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ डेंटिस्ट के लिए काम कर रहा हूँ, ऐसा कोई देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इसमें फर्क है। ये चीज भी हमें समझ में आ गई। अब जब आप एक नीश पकड़ते हो ना, तो आप अपनी सारी की सारी ऑडियंस को अपने पास लेके आते हो। तो अगर आज की डेट में कोई भी डेंटिस्ट है, उसमें से अगर पूरे हिंदुस्तान में आप 100 डेंटिस्ट हैं, तो 100 में से लगभग 60 डेंटिस्ट इनके प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी आ चुके हैं। अब सेकंड चीज हमें क्या देखनी है? चलो भैया, डेंटिस्ट एक बार आ गया आपके प्लेटफॉर्म पे। अब आपके प्लेटफॉर्म पे आने के बाद क्या डेंटिस्ट आपके प्लेटफॉर्म से रेगुलर ऑर्डर कर रहा है? मतलब आप
आपका कस्टमर रिटेंशन रेट कितना है कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आया, मैंने आपसे एक सामान खरीदा, उसके बाद मेरी कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है कि मैं सेकंड टाइम भी आप ही के वेबसाइट से सामान ऑर्डर करूंगा, तो वो देखें तो वो भी बहुत बेहतरीन है। 80% के आसपास का इनका कस्टमर रिटेंशन रेट है, मतलब बहुत ही बेहतरीन। ये नंबर भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि भाई सिर्फ 52% के आसपास का टॉप लाइन ग्रोथ क्यों हुआ है, जब मैनेजमेंट 70 to 75% के आसपास का गाइडेंस दे रहा था। तो ये थोड़ी सी चीज समझ लेते हैं। देखो क्या हुआ, पिछले क्वार्टर में भी नहीं बल्कि 3 क्वार्टर पहले गवर्नमेंट की गाइडलाइन चेंज हो गई मेडिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड। गवर्नमेंट ने कहा कि आपका जो प्रोडक्ट है पहले उसकी एलिजिबिलिटी टेस्ट कराना पड़ेगा आपको कि भाई ये इंडिया में बेच भी सकते हो या नहीं बेच सकते हो। तो अगर ये अपने प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसा प्रोडक्ट लिस्ट करा दे जो इंडिया में एलिजिबल ही नहीं है बिकने के लिए, तो इनका तो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म रिस्क पे आ जाएगा। पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म में प्रॉब्लम हो जाएगी कि भाई आपने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया या एक ऐसा प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर दिया या एक ऐसा प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया जो इंडिया में अलाउड ही नहीं है। उसकी वजह से पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म एट रिस्क आ जाएगा। इसकी वजह से इनको क्या करना पड़ा, इनको पहले हर हर प्रोडक्ट की टेस्टिंग करानी पड़ी, चेकिंग करानी पड़ी, क्या भाई ये एलिजिबल है या नहीं है, इसको बेच सकते हैं नहीं बेच सकते हैं। तो इस चीज में बहुत सारा समय लगा और कोई क्लियर कट रेगुलेशन नहीं था, इसकी वजह से इसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लग रहा है। अभी हमारे पास Q1 में कोई अपडेट नहीं है क्या ये चीज पूरी हो गई है या नहीं हुई है। इसकी वजह से थोड़ा सा हमें वॉल्यूम ग्रोथ में उतना ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला कि जो हम 75% के आसपास का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो पिछले साल एंड के इन्होंने 40% के आसपास, अब थोड़ा इंप्रूव होकर 52% के आसपास पहुंचा है। बट अच्छी बात क्या है, मैनेजमेंट अभी भी अपना गाइडेंस मेंटेन करके चलता है। देखो एक्चुअल मैनेजमेंट का गाइडेंस की बात करूं तो मैनेजमेंट कह रहा था हम FY 28 तक करीबन 1000-1200 करोड़ के आसपास का, या तो 1000 करोड़ का या 1200 करोड़ का, मेरे पास लिखा हुआ नहीं है अभी, या तो 1000 करोड़ या 1200, शायद जहां तक है 1200 करोड़ के आसपास, 1200 करोड़ के आसपास का हम अपना टॉप लाइन पहुंचा देंगे। ये जो इन्होंने साल खत्म किया, ये इन्होंने खत्म किया बाय रफली 150 ऑड करोड़ के आसपास की टॉप लाइन पे। तो 150 करोड़ के टॉप लाइन पे इन्होंने बंद किया साल को, और ये टारगेट कर रहे हैं 1200 करोड़ का टॉप लाइन। तो मतलब ऑलमोस्ट 6x 6 to 7x इन नेक्स्ट 4 to 5 years। तो मतलब रफली CAGR ऑफ 70 to 80%। तो बहुत बेहतरीन रेट पे कंपनी ग्रो करना चाह रहा है। आप थोड़ा सा समझ लेते हैं प्रोडक्ट सेगमेंटेशन की भाई कंज्यूमेबल से कितना आता है, क्योंकि देखो जो कंज्यूमेबल की डिमांड रहेगी वो रिकरिंग रहेगी कि भाई अगर सपोज कोई डेंटिस्ट को माउथ वॉश चाहिए जो सिर्फ इन्हीं के प्लेटफॉर्म पे बिकता है, तो उसका इनको रिकरिंग ऑर्डर मिलता रहेगा, क्योंकि वो पेरिशेबल आइटम है, ऐसा तो है नहीं कि वो ही माउथ वॉश डेंटिस्ट के पास जिंदगी भर चलता रहेगा। तो अगर हम ऐसे रेवेन्यू सेगमेंटेशन देखने जाएं तो 69% आता है इनका कंज्यूमेबल आइटम से, 25% आता है इक्विपमेंट से, और रिमेनिंग 6% आता है इंस्ट्रूमेंट से। तो ये चीज भी हमने समझ ली। अब एक और चीज समझते हैं, एज सच इनके पास कोई एंट्री बैरियर नहीं है। अब देखो, अगर आज की डेट में मैं चाहूँ, मैं एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहूँ और मैं ये काम करना चाहूँ, तो मेरे को भी कंपनी सप्लाई दे देगी, क्योंकि बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, ये जो प्रोडक्ट है ये ये वासा डेंटिसिटी बना तो रहा नहीं है, कोई मैन्युफैक्चर तो कर नहीं रहा है। ये क्या कर रहा है, जो एकदम हाई क्वालिटी जर्मन प्रोडक्ट्स हैं, जापानीज प्रोडक्ट्स हैं, उनको इंडिया में लेके आता है, अपने वेयरहाउस में स्टोर करता है और जैसे जैसे ऑर्डर मिलता जाता है उनको डिलीवर करता जाता है, सिंपल। दूसरी चीज क्या है, ये चाइनीज प्रोडक्ट्स को उठाते हैं, इंडिया में लेके आते हैं, अपना स्टिकर चिपकाते हैं और बेच देते हैं। तो कोई भी ऐसा इनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है कि भाई कोई दूसरा बंदा आके इस बिजनेस में घुस नहीं सकता। बट इनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज जरूर है कि सबसे पहले इन्होंने काम स्टार्ट किया, इनके पास बहुत सारा कस्टमर आ गया। इन जिस इंडस्ट्री में लोग केटर कर रहे हैं ऑलमोस्ट 60-70% के आसपास इनका कस्टमर आ चुका है, उसको इनका पता चल चुका है, इनकी क्रेडिबिलिटी बन चुकी है कि भाई अच्छा ब्रांड है, इससे मंगाओगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ढंग से अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, हमें कस्टमर केयर सपोर्ट भी मिलेगा। ये सारी चीजें इस कंपनी की टेस्ट हो चुकी है, इसकी वजह से इनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। बट ऐसा कोई बिजनेस के आसपास कोई बहुत तगड़ा मोट है नहीं, ये चीज भी हमें समझ के चलना पड़ेगा। अब देखो एक और चीज समझते हैं। अब आप अमेजोन के हिसाब से इसको समझ के चलते हैं। अमेज़न क्या कर रहा है? अमेज़न कर रहा है अपने डिलीवरी टाइम्स को इम्प्रूव कर रहा है, कि पहले अगर आप ऑनलाइन आज से 10 साल पहले ऑनलाइन ऑर्डर करते थे, तो आपको हो सकता है लगते होंगे 7 से 10 दिन लगते थे ऑर्डर आने में। आज की डेट में आपके पास अगर प्राइम मेंबरशिप है, तो आपको नेक्स्ट डे डिलीवरी मिल जाती है आपके प्रोडक्ट की। कई बार सेम डे डिलीवरी मिल जाती है आपके प्रोडक्ट की। तो इम्प्रूवमेंट क्या हुआ? आप लॉजिस्टिक बिज़नेस में इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हो कि आप अपना डिलीवरी टाइम कम कर सकते हो, आप अपना लॉजिस्टिक ऑपरेशंस को और बेहतर बना सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको नए-नए वेयर हाउसेस खोलने पड़ेंगे। आप हर हर एक ज्योग्राफी को कैटर करने के लिए आपको एक वेयर हाउस खोलना पड़ेगा। तो इसीलिए इन्होंने ऑल ओवर इंडिया 6 वेयर हाउस भी खोले हैं। एक गुड़गांव में इनका सबसे बड़ा वेयर हाउस है,
उसके बाद इनका वेयरहाउस दिल्ली में है, उसके बाद इनका वेयरहाउस नागपुर में है, गुवाहाटी में है, कोलकाता में है और 2 जगह इनके वेयरहाउसेस हैं। जैसे कि बैंगलोर हो गया और मुंबई हो गया। तो ये 6 जगह इनका वेयरहाउस है। अब पहले ये क्या करते थे, ये सिर्फ 3 ही जगह इनका वेयरहाउस था। अब 3 से 6 में फ़र्क क्या हुआ कि सपोज़ अब ये क्या कर सकते हैं, अपने सारा का सारा प्रोडक्ट अपनी इन 6 वेयरहाउसेस में डिस्ट्रीब्यूट करके रख सकते हैं। तो अगर आप समझो, अगर आप चेन्नई में बैठे हो, तो चेन्नई में बैठे हो और चेन्नई से आपने ऑर्डर किया और पहले इनके पास सपोज़ 2 ही वेयरहाउस थे, गुड़गाँव और दिल्ली। तो वो लॉजिस्टिक को क्या करना पड़ता था कि दिल्ली से पार्सल उठा के या गुड़गाँव से पार्सल उठा के चेन्नई ट्रांसफ़र करना पड़ता था। चेन्नई पे डिलीवर करना पड़ता था। तो उसका कितना कितना ज़्यादा डिस्टेंस था, कितना ज़्यादा टाइम लग रहा था। उसकी बजाय अब क्या हो रहा है, अब आपके पास एक बैंगलोर में ही वेयरहाउस है, बैंगलोर से सिर्फ चेन्नई जाना है। दैट इज़ अ डिस्टेंस ऑफ अप्रॉक्सिमेट 3-4 आवर्स का। तो आपका लॉजिस्टिक टाइम बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो इससे क्या है, कस्टमर सैटिस्फैक्शन बढ़ेगा, कस्टमर रिटेंशन रेट बढ़ेगा, कस्टमर की ऑर्डर फ्रीक्वेंसी और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अब देखो इसमें एक और पॉजिटिव चीज़ क्या है, अगर आप किसी भी डेंटिस्ट को जानते हो ना, तो बेचारे डेंटिस्ट बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि उनके पास डायरेक्ट अवेलेबिलिटी होती नहीं है इन सारी चीज़ों की। उनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है कि भाई ये वाला इक्विपमेंट नहीं मिल रहा है, ये वाला इक्विपमेंट नहीं मिल रहा है, ये वाला कंज्यूमेबल आइटम नहीं मिल रहा है, ये वाली मशीनरी नहीं मिल रही। तो वो प्रॉब्लम ये कंपनी सॉल्व कर रहा है, इसलिए इसको इतना बड़ा ट्रैक्शन भी मिल रहा है, इतना बड़ा मार्केट एक्सेप्टेंस भी मिल रहा है। तो ये भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो चलिए, मोटा-मोटी तो यही था। अच्छा, एक और चीज़ समझ लेते हैं। मैंने बताया आपको 2 तरीके के इनके पास प्रोडक्ट हैं। तो एक तो जो खुद एकदम ब्रांडेड प्रोडक्ट जो जर्मनी से उठा के ये लोग इम्पोर्ट करते हैं और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो तो है इनका छोटा कम मार्जिन वाला प्रोडक्ट, क्योंकि आपकी सिंपल सी बात है, आप बीच में कमीशन खाने का काम कर रहे हो कि सपोज़ एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं सोनी का। चलो, सोनी ने एक टीवी बना के इंडिया में भेजा, आपने वो अपनी दुकान पे बेच दिया उसको, तो आप बीच में छोटा-सा ही कमीशन कमाओगे। वर्सेस आपने एक टीवी खुद बना लिया, या मतलब किसी फैक्ट्री वाले को बोला कि मेरा लेबल चिपका और मेरे को बेच दे, और फिर आपने अपने ब्रांड के नाम पे उस टीवी को बेचा, तो उस पे आप ज़्यादा मार्जिन कमाओगे। तो सिंपल सी चीज़ है। तो जो जर्मन से प्रोडक्ट आ रहा है, वो है महँगा प्रोडक्ट है बट मार्जिन कम है। दूसरी चीज़ क्या है, जो आप व्हाइट लेबल करके प्रोडक्ट बना रहे हो, मतलब चाइना से प्रोडक्ट उठाते हो, अपना लेबल लगाते हो और बेचते हो, वो जो कम कम वैल्यू वाला प्रोडक्ट है, मतलब सस्ता प्रोडक्ट है, बट उसमें कंपनी का मार्जिन ज़्यादा है। अगर अभी हम रेवेन्यू मिक्स देखें तो 56% के आसपास आता है हमारा, ये जो आपका ज़्यादा मार्जिन वाला प्रोडक्ट है, चाइनीज़ प्रोडक्ट है, व्हाइट लेबल वाला प्रोडक्ट है, और ये इंक्रीज़ ही कर रहा है। तो हमें देखना है कि भाई ये किस रेट पे इंक्रीज़ करता रहता है, ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन चीज़ हो जाएगी। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, तो हमें पता चलेगा कि आपके मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, और यही आप देखोगे, पहले कंपनी का अगर एबिटा मार्जिन की मैं बात करूँ तो 7-8% के आसपास का एबिटा मार्जिन था, वो बढ़ के आज की डेट में 11-12% के आसपास पहुंच गया। और ऐसे ही रहा तो ये रफली रफली 15% के आसपास की एबिटा मार्जिन को टारगेट कर रहा है। तो अब देखो, 2-3 चीजें हमें पता चल गई गाइडेंस के बारे में, कि FY 28 में 1000 करोड़ के आसपास का टॉप लाइन करना चाह रहे हैं, 1000-1200 करोड़ के आसपास की टॉप लाइन करना चाह रहे हैं। उसके बाद इबिटा मार्जिन एक्सपेंशन भी लेके आना चाह रहे हैं। So if the revenue top line is growing at 70 to 75% over a YOY level, then the bottom line will grow at even faster pace, क्योंकि आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, आपका मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है। तो अगर 80% से टॉप लाइन बढ़ेगा, तो जो बॉटम लाइन है, जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी है, वो और भी ज्यादा पेस पे बढ़ेगा। तो मतलब और भी ज्यादा बेहतरीन बात है। तो ठीक है, गाइडेंस बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अभी भी इन्होंने FY 25 का गाइडेंस भी मेंटेन करके रखा है कि हम 75% के आसपास से ग्रो कर जाएँगे। अभी मैनेजमेंट ने कोई भी चीज़ रिवर्स नहीं करी है, एक अच्छा पॉइंट है। बट प्रॉब्लम वही है कि अभी आपने बहुत बड़ा टारगेट तो दिखा दिया, बट उसको एक बार भी डिलीवर नहीं किया। आप एक क्वार्टर में भी डिलीवर करते तो हम सोच सकते थे, वो चीज़ हुई नहीं है। तो चलिए, कहानी इतनी थी वासा डेंटिसिटी के बारे में। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बिज़नेस मॉडल है, एकदम नीश सेगमेंट इन्होंने पकड़ा है और उसमें काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म भी कर रहा है। बट जितना मैनेजमेंट गाइडेंस दे रहा है, अगर उतना परफॉर्म कर दें तो और भी बेहतरीन बात हो जाएगी। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।